दिसंबर, जनवरी, ठंड, कोहरा और छोटे दिन। हम अंधेरे में उठते हैं और अंधेरे में घर लौट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने पॉज बटन दबा दिया है। लेकिन फिर भारत देश में एक दिन आता है जब अंधेरा हारना शुरू करता है। क्या आप जानते हो, ये उन गिने चुने इंडियन फेस्टिवल्स में से है जो चांद नहीं सूरज डिसाइड करता है। इसी एक पल के लिए महाभारत के भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने का दिन निश्चित किया था। गुड़ और तिल सिर्फ मिठाई नहीं, ये सर्दी के खिलाफ हजारों साल पुराना सीजनल आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। दोस्तों, ये कहानी उस दिन की है जब भारत देश रोशनी की तरफ मुड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ गौड़ और इस वीडियो का शीर्षक है मकर संक्रांति। ये सिर्फ त्योहार नहीं, इसके पीछे एंशिएंट साइंस है। मकर संक्रांति की जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। ऋग्वेद में सूर्य देव को रोशनी और दुनिया के संतुलन का प्रतीक माना गया है। वैदिक काल में यह दिन सूर्य के उत्तरायण की शुरुआत का संकेत था, जब दिन लंबे होने लगते हैं और फसल की कटाई होती है। हमारे पूर्वजों ने ग्रहों की चाल को पवित्र माना और गायत्री मंत्र जैसे वैदिक मंत्रों के माध्यम से सूर्य की उपासना की। यहीं से मकर संक्रांति की परंपरा शुरू हुई, जो हमें यह समझाती है कि विज्ञान और धर्म अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सच्चाई को समझने के दो रास्ते हैं। साइंस की नजर से देखें तो मकर का मतलब है कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन और संक्रांति का मतलब है ट्रांजिशन या मूवमेंट। हमारे ज्यादातर इंडियन फेस्टिवल्स, चाहे वो दिवाली हो, होली हो या रक्षाबंधन, लूनर साइकिल यानी चंद्रमा की गति पर बेस्ड हैं। इसलिए उनकी डेट्स हर साल चेंज होती हैं। लेकिन मकर संक्रांति यूनिक है। ये उन रेयर फेस्टिवल्स में से है जो सोलर साइकिल्स यानी सूरज को फॉलो करता है। इसलिए ये त्यौहार 14 जनवरी को ही आता है और कभी कभी लीप ईयर की वजह से 15 जनवरी को। वैसे तो 21 दिसंबर के बाद दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में 14 जनवरी इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन सूर्य दक्षिण की यात्रा से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पिछले 6 महीनों से सूर्य का प्रभाव दक्षिण की तरफ ज्यादा था, जिसे हमारे पूर्वजों ने दक्षिणायन कहा। अब सूर्य उत्तर की तरफ अपनी गति शुरू करता है। इसी जर्नी को हम कहते हैं उत्तरायण। अंधेरे से उजाले की तरफ। कैलेंडर ना भी हो, प्रकृति बता देती है दिन बड़े हो रहे हैं और धूप अब थोड़ी देर तक ज्यादा रुक रही है। भारतीय परंपरा में एस्ट्रोनॉमी और स्पिरिचुअलिटी अक्सर साथ साथ देखी गई हैं। हमारे पूर्वजों ने इन वैज्ञानिक घटनाओं को जीवन से जुड़ा एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ दिया। क्या आपको महाभारत याद है? पितामह भीष्म, वो महान योद्धा जिन्हें हराना अत्यंत कठिन था, वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। शरीर जख्मी था और दर्द बेहिसाब था। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो चुन सकते थे कि उन्हें शरीर कब त्यागना है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेने के लिए 58 डेज तक इंतजार किया, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे सूरज के उत्तरायण होने का। माना जाता है कि दक्षिणायन देवताओं की रात होती है, लेकिन उत्तरायण देवताओं का दिन है। मकर संक्रांति वो पहली सुबह है जब देवलोक में सूरज उगता है, इसलिए इस दिन को इतना पवित्र माना जाता है। पितामह भीष्म जानते थे कि इस पवित्र रोशनी में शरीर त्यागने का मतलब है मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए आजादी। इसलिए आज पवित्र नदियों में किया गया स्नान सिर्फ शरीर की सफाई नहीं, ये उस प्रकाश से जुड़ने का तरीका है जो हमें जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला सकता है। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव और उनके बेटे शनिदेव के विचार कभी नहीं मिले। उनका नेचर
एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। सूर्यदेव जो रोशनी और रफ्तार के प्रतीक थे, जबकि शनिदेव उतने ही धीमे और गंभीर स्वभाव के थे। लेकिन मकर संक्रांति के दिन पिता सूर्यदेव अपना गुस्सा भूलकर अपने बेटे शनिदेव के घर मकर राशि में मेहमान बनकर जाते हैं। ये मिलन हमें याद दिलाता है कि त्योहार मिठाई से नहीं, मिठास से मनाए जाते हैं। दिलों की दूरियां मिटाने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं है। मकर संक्रांति त्योहार की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ये पूरे भारत को जोड़ता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक नाम और तरीके अलग हो सकते हैं, पर भावना एक ही है, कृतज्ञता यानी शुक्रिया, धरती और सूरज के प्रति आभार। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब और नॉर्थ इंडिया की। यहाँ 13 जनवरी को मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है। खेतां विच सरसों ते गन्ना तैयार खड़ा है। ये देखकर किसान का दिल खुश है। लोग आग जलाते हैं, बॉनफायर्स। ये आग सिर्फ गर्मी के लिए नहीं होती, बल्कि अग्नि देवता के प्रति प्रार्थना का एक प्रतीक होता है। लोग इसमें पॉपकॉर्न, रेवड़ी और मूंगफली डालते हैं और फिर भंगड़ा और गिद्दा के बीट पर सर्दी के आखिरी दिनों को विदा किया जाता है। थोड़ा वेस्ट में चलते हैं, गुजरात और राजस्थान की तरफ। यहां आसमान का रंग बदल जाता है। काई पोचे की आवाज गूंजती है। पूरा शहर छतों पर होता है। उत्तरायण यहां काइट फेस्टिवल बन जाता है। लेकिन पतंग इसी दिन क्यों उड़ाते हैं, आगे वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब रुक करते हैं साउथ इंडिया, तमिलनाडु का। यहां मनाया जाता है पोंगल। ये त्योहार एक दिन का नहीं, पूरे 4 दिन का उत्सव है। पोंगल का मतलब है टू बॉयल ओवर, यानी उबल कर छलक जाना। मिट्टी के बर्तन में नए चावल, दूध और गुड़ पकाए जाते हैं और सबकी नजरें उस बर्तन पर होती है। जैसे ही दूध उबलकर किनारों से बाहर गिरता है, एक साथ आवाज गूंजती है, पोंगलो पोंगल। ये सिर्फ दूध नहीं उबल रहा, ये किसान की समृद्धि छलक रही है। प्रार्थना ये होती है कि जैसे बर्तन भरा है, वैसे ही हमारा घर खुशियों से भरा रहे। इसके अगले दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। मट्टू यानी गौ माता और बैल। सब किसान उन्हें सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि किसान जानता है कि खेती में ये जानवर सिर्फ मददगार नहीं, उनके परिवार का हिस्सा भी हैं। अब चलिए पूर्वोत्तर भारत, असम की तरफ। यहाँ इस त्योहार को माघ बिहू या भोगली बिहू कहा जाता है। भोगली शब्द भोग से आता है, यानी खाना और उत्सव। ये दिन होता है एक बड़ी दावत का, जब पूरा गांव मिलकर खाना बनाता है और साथ बैठकर खाता है। फसल कटने के बाद लोग बांस और घास फूस से ऊंची ऊंची मेजी बनाते हैं और जब मेजी की लपटें आसमान तक उठती हैं तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। ये अग्निदेव के प्रति शुक्रिया व्यक्त करने का नतमस्तक तरीका है। वेस्ट बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहते हैं। इसी मौके पर गंगा सागर मेला लगता है, जहां लोग दूर दूर से आते हैं पवित्र नदी और समुद्र के संगम में स्नान करने। नॉर्थ इंडिया, स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। खिचड़ी राइस और दाल का सिंपल मिक्स, सिर्फ एक डिश नहीं, ये न्यूट्रिशनल बैलेंस का एक प्रतीक है। नया चावल, नई दाल और हरी सब्जियां, जो मौसम के बदलाव के दौरान हमारी डाइजेशन को सपोर्ट करती है। हर निवाला, हर मिठाई जो हम खाते हैं, वो हमें आने वाले मौसम के लिए तैयार कर रहा है। चाहे देश का कोई भी कोना हो, कहानी एक ही है। धरती से अन्न मिलता है और हम ऊपर वाले का शुक्रिया कहते हैं।
हम सबकी दादी नानी और पूर्वजों का इंटेलिजेंस और जागरूकता किसी से कम नहीं थी। कई रिचुअल्स के पीछे प्रैक्टिकल और सीजनल लॉजिक था। देश के कई हिस्सों में जैसे नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में तिल और गुड़ खाने का रिवाज है, जबकि साउथ और ईस्ट इंडिया में चावल और गुड़ से बने पकवान ज्यादा प्रचलित हैं। इस त्योहार पर कई जगहों पर तिल और गुड़ जैसे तिल गुड़ के लड्डू, गज्जक और चिक्की खाने का रिवाज है। आयुर्वेदा के मुताबिक साल के इस वक्त ठंड का असर ज्यादा होता है। इसी मौसम में बॉडी को ज्यादा एनर्जी और ड्राइनेस से बचाव चाहिए ताकि शरीर अपना बैलेंस बनाकर रख सके। तिल में हेल्दी फैट्स होते हैं जो शरीर को अंदर से नमी देते हैं और जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं। गुड़ थोड़ी मात्रा में मिनरल्स देता है और तुरंत ऊर्जा का सोर्स होता है, इसलिए यह कॉम्बिनेशन विंटर्स के मौसम में बॉडी को सपोर्ट करता है। महाराष्ट्र में मिठाई के वितरण के साथ साथ एक बहुत ही प्यारी बात कही जाती है, तिल घुल गया गोड़ गोड़ बोला, यानी ये मीठा लो और मीठा बोलो। जैसे तिल छोटा होता है वैसे ही हमारा ईगो भी छोटा होना चाहिए और जैसे गुड़ मीठा होता है वैसी ही हमारी बोली। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, पतंग उड़ाने का रिवाज क्यों बना? पतंग उड़ाने का एक प्रैक्टिकल फायदा यह भी था कि लोग सुबह सुबह घर से बाहर निकलें। सर्दी के मौसम में ड्राई स्किन और कफ जैसी इश्यूज बढ़ जाते हैं। जब लोग छत पर खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं तो उनकी बॉडी सनलाइट के संपर्क में आती है। सूरज की रोशनी से विटामिन डी सिंथेसिस में मदद मिल सकती है जो शरीर के लिए जरूरी है और बॉडी का नेचुरल बैलेंस बेटर होता है। हमारे पूर्वज बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने हेल्थ को सेलिब्रेशन के साथ जोड़ दिया ताकि हम बोर ना हो सकें और सेहत भी साथ साथ बन जाए। दोस्तों, मकर संक्रांति याद दिलाता है परिवर्तन ही दुनिया का सच है। मकर संक्रांति हमें सिखाता है बैलेंस और डिसिप्लिन, और सबसे बड़ी बात, अंधेरे के बाद रोशनी का आना तय है। हर त्योहार हमारी संस्कृति का वो धागा है जो हमें जोड़कर रखता है, क्योंकि भारत देश की भूमि पर त्योहार सिर्फ कैलेंडर की डेट्स नहीं होते, ये वो मौके होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक हैं। आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी पोंगल, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी बिहू एवं हैप्पी मकर संक्रांति। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ आप सभी से। आप सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार।